हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सीडीपी की आज तीसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने आपको दो एकदम शानदार क्लास दी हैं। अगर आप सही से उन पर गौर करोगे तो निश्चित रूप से सीडीपी में सीटेट में निश्चित रूप से क्या पाओगे, कंफर्टेबल पाओगे। बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए चलते हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस क्लास 3 की ओर, जहां हमारा टारगेट होगा कि सीडीपी में आपका स्कोर आउट ऑफ 30 से आउट ऑफ 30 ही होना चाहिए। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, आज टॉपिक होने वाला प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब वृद्धि और विकास के क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। हर चीज का अपना एक सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं वो कह सकते हो वो कहानियां, वो जीवन, वो वस्तुएं, वो चीजें जो भी हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है। ठीक है ना। तो बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए चलते हैं वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत की ओर। हम नॉर्मली कह सकते हैं कि भाई मैंने लिखा भी है, यहाँ कहा जा सकता है कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों पर, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ निश्चित सिद्धांतों पर क्या करती है, निर्भर करती है या उनका अनुपालन करती है। ठीक है ना। इन सिद्धांतों को ही वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों के नाम से पुकारा जाता है। अब वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो हमने यहाँ 7 सिद्धांत लिए हैं। कितने सिद्धांत लिए हैं? 7। ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, 4 ये हैं और 3 ये हैं। कौन कौन से हैं एक बार गौर कर लेते हैं। एक तो है भाई प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब वृद्धि हो या विकास हो, वो एक सतत प्रक्रिया है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो ऐसा कुछ बताया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में कि भाई विकास जो है या वृद्धि जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, एक सीमा तक चलती रहती है। ठीक है ना। फिर एक इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या होता है, कुछ व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं, इंडिविजुअल रूप से सबके अपने अपने सिद्धांत अलग होते हैं। किसी पर कोई सिद्धांत लागू होता है, किसी पर कोई सिद्धांत लागू व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है परमार्जितता का सिद्धांत, मॉडिफाइबिलिटी। तो मॉडिफाइबिलिटी क्या होती है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न पर आधारित कुछ प्रिंसिपल है। ठीक है ना। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है ना, यूनिफॉर्मिलिटी रहता है ये। फिर समन्वय का सिद्धांत, कोऑर्डिनेट करके, इंटीग्रेट करके, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें समझाएंगे क्या चीज समझाने की कोशिश की है। फिर है लास्ट वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि हमारी वृद्धि और विकास पर निश्चित रूप से जो इंटरेक्शन होता है वो किसका होता है, हेरिडिटी का होता है और एनवायरमेंट का होता है। मतलब जो हमारे जेनेटिकली गुण होते हैं उसका भी होता है। ठीक है ना, साथ ही साथ वातावरण का भी होता है। तो चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए पहले सिद्धांत की ओर। फर्स्ट सिद्धांत है हमारा साथियों, निरंतरता का सिद्धांत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत है, जो हमेशा चलती रहती है। सतत प्रक्रिया है जो हमेशा क्या रहती है, चलती रहती है। विकास निरंतर चलता रहता है। वही बोला है कि निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर, अविराम, जिसमें कोई ठहराव ही नहीं होता। ध्यान रख लेना, जिसमें कोई ठहराव नहीं होता है, अविराम गति से चलती रहती है। कह रहा है कभी यह मंद गति से चलती है, बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं है कि यह गति समान होगी, चलती रहेगी। कभी तो बहुत तेज गति से वृद्धि होगी, एक समय अंतराल होगा, फिर वृद्धि धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी गति धीमी हो जाएगी। ठीक है ना। कभी मान के चलिए 10 की स्पीड से गति हो रही है, फिर वो 8 की रह जाए, 7 की रह जाए, लेकिन चल रही है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव, ध्यान रखना, समग्रता का भाव, ये मैं कई बार बता चुका हूं। ये अगर शब्दावली आपके लिए आती है तो आपको गौर फरमाना है इस पे कि समग्रता का भाव क्या है, निहित रहता है। कह रहा है वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपान में, वृद्धि तथा विकास को अलग अलग सोपानों में नहीं बांटा जा सकता। कहने का मतलब वृद्धि का क्षेत्र बिल्कुल अलग हो, विकास का क्षेत्र बिल्कुल अलग हो, ऐसे नहीं कह सकते हो आप लोग। सोपान मतलब सीढ़ी वाला क्रम, ये वृद्धि का है और ये विकास का है, फिर ये वृद्धि, ऐसा नहीं है, दोनों साथ ही साथ चलती है। ठीक है ना। तो ये साफ बोला है, इनको अलग अलग सोपानों में नहीं बांट सकते। ऑप्शन में देगा क्या इन्हें अलग अलग सोपानों में बांट सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई वृद्धि और विकास को ये निरंतरता का सिद्धांत कहता है ना। देखो विकास भी हो रहा होगा साथ ही साथ वृद्धि, ऐसा तो नहीं है
कि मेरी लंबाई बढ़ रही है तो मेरा विकास नहीं हो रहा, साथ ही साथ मेरा मानसिक विकास भी तो हो रहा है, मेरा संवेगात्मक विकास भी तो हो रहा है, मेरा व्यवहारिक विकास भी तो हो रहा है, मेरा भावात्मक विकास भी तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है जिस अंतराल में मेरी मोटाई बढ़े उस अंतराल में मेरा दिमाग ना बढ़े, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो इनको अलग अलग सोपानों में बांटकर नहीं रख सकते। अगर वृद्धि होगी शरीर की तो निश्चित रूप से विकास भी हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, कम या ज्यादा, ये गति कम और ज्यादा होती रहती है, ठीक है ना भाई। एक समय होगा कि विकास बहुत तेजी से हुआ होगा, वृद्धि नहीं हुई होगी, और एक समय ऐसा हुआ होगा एकदम बच्चे की लंबाई बढ़ती है लेकिन उस गति से विकास नहीं होता, लेकिन हो रहा होगा, ये कन्फर्म है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वो कह रहा है प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया बहुत तेज रहती है। चाहे तो शुरुआती जो फेज होती है, शुरुआती उम्र होती है, उसमें दिमाग भी तेजी से बढ़ता है और शरीर भी तेजी से ग्रोथ करता है। जब एक समय अंतराल में हम पहुंचते हैं तो ना तो विकास इतना तेजी से बढ़ता ही, ना ही वृद्धि इतनी तेजी से होती। मान लो 30, 35, 40 साल की उम्र में हम जाके पहुंचते हैं तो इसमें थोड़ा ठहराव देखने को मिलता है, लेकिन बढ़ती है, ठीक है। कह रहा परंतु विकास की प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती है। ध्यान रखना, वृद्धि में ठहराव हो जाता है लेकिन विकास तो जितना ज्यादा आप लॉजिकली होंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये अनवरत क्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि तथा विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। वृद्धि और विकास में देखो ना तो ये सोपान क्रम में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, और ना ही इनमें आकस्मिक कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये चीज आप जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, बाद के वर्षों में धीमी होती है और शुरू के वर्षों में क्या होती है, तेज होती है, ठीक है ना। अब दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो इसमें यह बताया गया है कि भाई देखो हर एक व्यक्ति का अपना अपना वृद्धि और विकास का अपना अपना अलग अलग क्रम होता है। कह रहा विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल होती है। जिस दर से मेरा विकास हो रहा है ये जरूरी नहीं है कि मेरे भाई का या मेरे पड़ोसी का या मेरे सामाजिक अन्य व्यक्ति का विकास हो रहा होगा, ये जरूर हो रहा होगा, लेकिन जो गति मेरी है ये आवश्यक नहीं है सभी की वही गति होगी। कह रहा दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से विकास करता है, बिल्कुल जिसकी अपनी गति और क्षमता होती है उसी क्षमता से वो क्या करता है, विकास करता है। कह रहा एक ही आयु के दो बालक में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ध्यान रखना, एक ही उम्र के दो बालक होंगे जिसमें शारीरिक, जिसमें मानसिक और जिसमें सामाजिक अथवा चारित्रिक आदि भिन्नताओं का होना विकास की व्यक्तिगतता को दर्शाता है। बिल्कुल देखो मेरी एज के बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे मुझसे ज्यादा दिमाग का विकास हो गया होगा, उनका मानसिक विकास हो गया होगा, शारीरिक विकास हो गया होगा, साथ ही साथ चारित्रिक विकास हो गया होगा, साथ ही साथ सामाजिक विकास भी हो गया होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा उतना नहीं हुआ, मुझसे और भी नीचे वाले जिनका मेरे बराबर भी नहीं विकास हुआ, तो ये कह सकते हैं व्यक्तिगत अलग अलग होता है, ठीक है ना। कह रहा यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक परस्पर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक समान आयु के बालक एक जैसे होंगे, ये आवश्यक नहीं है। ये कौन सा सिद्धांत क्लियर करता है, ये व्यक्तिगतता का जो सिद्धांत है ये क्लियर करता है कि भाई एक समान उम्र के समान जो बच्चे होते हैं या इंसान होते हैं ये आवश्यक नहीं है उनकी वृद्धि और विकास एक समान हुआ होगा, सबका अपना अपना अलग हुआ होगा। वो डिपेंड करता है कि भाई उसकी विकास की क्षमता क्या रही है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट है परमार्जितता का सिद्धांत, मॉडिफाइबिलिटी, ठीक है ना। तो कह रहा है विकास की परमार्जितता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति तथा दिशा में परमार्जन संभव होता है, मतलब मॉडिफाइबिलिटी संभव होता है। क्या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा में, अगर आप प्रयास करोगे तो विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तथा तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। अगर हमारा एफर्ट अच्छा है तो हम विकास बहुत तेजी से कर सकते हैं, प्रयास अगर अच्छा नहीं है तो विकास की गति धीमी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रयास कितना अच्छा है। ये परमार्जितता का सिद्धांत बोलता है, कह रहा विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। बिल्कुल माना ही जाएगा क्योंकि यहाँ एफर्ट लगा होता है, आपकी कोशिश होती है कि अपने आप को आप समाज के माध्यम से, ठीक है ना, अन्य बहुत सारी क्रियाकलापों के माध्यम से बहुत भिन्न तरह की गतिविधियों के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक विकास को कैसे बढ़ा सकते हो। कह रहा शिक्षा प्रक्रिया के दौरान बालक के विकास को वांछित दिशा में अधिक तीव्र गति से अग्रसर, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, बड़े बड़े और महाविद्यालय टाइप है, बहुत ज्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, रिसर्च वाले इंस्टीट्यूट है, इनके माध्यम से
वृद्धि और विकास को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये कौन बताता है? ये बताता है परमार्जितता का सिद्धांत। ठीक है ना, अगर बालक में विकास करना है तो उसके लिए अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे टीचर्स की आवश्यकता होती है और उसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है चौथा, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। कुछ पहले से ही बोल के चले गए हैं। कह रहा प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। बिल्कुल, देखो पक्षियों का विकास का प्रतिरूप अपना अलग होगा, पशुओं के विकास का प्रतिरूप अपना अलग होगा, भिन्न भिन्न जानवरों का प्रतीक अपना अलग होगा जो प्रजाति हैं, और मनुष्य प्रजाति का विकास का प्रतिरूप अलग होगा। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। कह रहा जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है। मनुष्य का जो विकास होता है नॉर्मली सामान्य होता है। भाई जो विकास पशुओं का होगा वो मनुष्य का थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। उनका उन जानवरों के लिए अपना एक सामान्य क्रम होता है और हमारे लिए एक अपना सामान्य क्रम होता है। ठीक है ना, तो इसी में हम कह रहे हैं तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मनुष्य मनुष्य का करेगा, पशु पशुओं का करेंगे, पक्षी पक्षियां करेंगे। कह रहा किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल, व्यक्तिगत तो भिन्नता हो सकती है, लेकिन प्रजातिगत दृष्टि से देखोगे तो वो सामान्यतः दिखाई देता है। ठीक है ना, कह रहा परंतु ये भिन्नताएं बहुत कम होती हैं तथा उस प्रजाति की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। मेरा कहने का मतलब है जिस दर से मनुष्य प्रजाति का विकास होता है, मान लो दिमाग मनुष्य का बढ़ रहा है, उसी दर से हर एक मनुष्य का बढ़ता ही रहेगा। ये नहीं कह सकते वो गति धीमी और तेज हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। जो दिमाग मनुष्य का बढ़ रहा है वो जानवर का भी बढ़े, ऐसा नहीं होगा। जानवर के विकास का प्रतिरूप अपना बिल्कुल अलग होगा, पक्षियों के विकास का प्रतिरूप अपना बिल्कुल अलग होगा। मनुष्य चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, उनके विकास का प्रतिरूप अपना एक निश्चित एज में जाकर के लगभग सामान्यतः दिखाई देता है। अगर वो व्यक्तिगत भी दिखाई देता है तो व्यक्तिगत में बहुत ज्यादा भिन्नता पाई जाती नहीं है। भिन्न तो हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा हो ऐसा नहीं है। सामान्यतः तो वो एक निश्चित प्रवृत्ति का होगा। ठीक है ना, इसी के साथ कह रहा व्यक्तियों के किसी समूह के विकास का अनेक वर्षों तक अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिभाओं को जाना जा सकता है। अगर आप बहुत सारे वर्षों तक किसी भी एक प्रजाति के विकास के प्रतिरूप को नोट कर रहे हो, उसका अवलोकन कर रहे हो, तो उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा किया जा सकता है कि भाई मनुष्य प्रजाति का विकासात्मक प्रतिमान कैसा है, पक्षियों का विकासात्मक प्रतिमान कैसा है। ये आप अनेक वर्षों तक स्टडी के माध्यम से पूरा कर सकते हो। कह रहा विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विकास का पूर्व कथन प्रेडिक्शन किया जा सकता है। कह रहा है इस सिद्धांत को विकास क्रम या विकास दिशा का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, और इसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो यहां सीधा बोला गया है कि भाई हर एक प्रजाति का अपना अपना सामान्य जो प्रतिमान होता है विकास का वो लगभग कॉमन होता है, लेकिन उन कॉमन में भी व्यक्तिगत रूप से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अंतर पाया नहीं जाता, भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन सामान्यतः तो वो एक जैसा दिखाई देता है प्रतिमान। ठीक है ना, उदाहरण के लिए आप कह सकते हो शारीरिक विकास के क्षेत्र में वृद्धि और वह विकास के क्रमबद्ध पूर्व कथनीय प्रतिरूप के होने के अनेक प्रमाण संबंध है। कह रहा जन्म से पूर्व भाई गर्भ में बच्चों का जो विकास होता है लगभग कॉमनली होगा या नहीं होगा, और जन्म के बाद भी। कह रहा शरीर में वृद्धि मस्तक, कह रहा मस्तकों धमुखी का क्रम जो से पहले को होता है हमारा दिमाग होता है, ठीक है ना, उसका अनुसरण हम करें तो लगभग कॉमनली समान होता है। माइंड का हो चाहे शारीरिक अन्य अंगों का भी हो तो उसी क्रम में चलता है जैसे औरों का भी चलता है अधिकांश तक अगर मैं बात करूं तो। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो कह रहा जिसका अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र पहले किसका होता है, देखो याद रखना ये क्रम पूछा जा सकता है। नंबर 1 पर मस्तिष्क क्षेत्र, दूसरे पे बात करें धड़ क्षेत्र, तीसरे पे बात करें तो कह रहा अंत में पैर क्षेत्र में शरीर में क्या होती है वृद्धि होती है। ठीक है ना, तथा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है। तो ध्यान रख लेना सबसे पहले मस्तिष्क से वृद्धि स्टार्ट होती है, फिर धड़ से स्टार्ट होती है और फिर पैर से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। कह रहा फिर शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण होता है। कह रहा जन्म के उपरांत, जन्म के बाद में बात करें तो शारीरिक विकास में यह क्रम बना रहता है। ऐसे ही जन्म के बाद भी पहले मस्तिष्क होगा, फिर धड़ होगा और फिर उसके बाद पैर होंगे, ये निरंतर बना रहता है। ठीक है ना, आप वैसे भी देख सकते हो, माइंड को देख सकते हो, फिर धड़ को देख सकते हो, फिर पैरों को देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्रम निरंतर बना रहता है, इस क्रम को आप तैयार रखना। कह रहा बालक शरीर के ऊपरी अंगों तथा सिर का नियंत्रण सबसे पहले सीखता है। बिल्कुल, शरीर के ऊपरी अंग जो उनके बारे में और जो हमारे माइंड कंट्रोल है इसके बारे में हम सबसे पहले सीखते हैं। कह रहा फिर हाथों का नियंत्रण सीखता है। ध्यान रखना, पहले शरीर के ऊपरी नियंत्रण,
फिर दूसरे नंबर पर सिर का नियंत्रण, ठीक है ना, फिर तीसरे नंबर पर हाथों का नियंत्रण, समझ पा रहे हो, और फिर धड़ का नियंत्रण, 4 नंबर पर धड़ को कंट्रोल कर पाता है। कह रहा सबसे अंत में शरीर के निम्न भाग जैसे पैरों का नियंत्रण, 5वें पर कौन हो गया, पैरों का नियंत्रण करना क्या करता है, वो सीख पाता है। एक एक टॉपिक आपके लिए इंपोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सिलेक्शन इंडिया अकेडमी नाम से आप सर्च कर लेना, वहां आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। कह रहा है मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि पक्षों में भी विकास के निश्चित प्रतिमान को देखा जाता है, ठीक है ना। मानसिक रूप में भी आप देख सकते हो, सामाजिक रूप में भी और नैतिक रूप में भी। इसके भी एक निश्चित क्या होते हैं, प्रतिमान होते हैं, पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 5वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है ना, यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें कह रहा है कि समान प्रजाति विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। बिल्कुल समान, जैसे मनुष्य प्रजाति है तो उसके जो विकास का प्रतिमान होगा, पैरामीटर होगा या रूप होगा, वो लगभग समान होगा। और जंतुओं में जंतुओं जैसा होगा, और जानवरों में जानवरों जैसा होगा, मछली में मछली जैसा होगा, मछली प्रजाति में, और कह सकते हो टाइगर में टाइगर जैसा प्रतिरूप होगा, हाथी में हाथी जैसा होगा, मनुष्य में मनुष्य जैसा होगा। यही बोला यहाँ। कह रहा प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का क्या करती है, अनुसरण। यही तो मैं बहुत देर से समझा रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा संसार में समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे भाई वो यूपी उत्तर प्रदेश का हो, ठीक है ना, वो होगा एक ही। कह रहा तथा मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता, ये ध्यान रख लेना। मानव प्रजाति के शिशुओं का प्रतिमान एक जैसा ही होगा, विकास का क्रम एक जैसा ही होगा, वृद्धि का क्रम एक जैसा ही होगा। ध्यान रखना, शिशुओं की बात कर रहा हूं। पशुओं का अपना अलग होगा, जानवरों का अपना अलग होगा, पक्षियों का अपना अलग होगा, रेप्टाइल जो होते हैं सरीसृप, उनका अपना अलग होगा। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट कौन सा है, समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि हाथ एक बहुत ज्यादा बढ़ गया, कई बार रेयर केस में ये देखने को मिलता है, लेकिन सभी एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित क्रम में देखो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जिस क्रम में शरीर बढ़ रहा है उसी क्रम में पैर भी, हाथ भी, कान भी, ये सब क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में स्थापित करना सीखता है। देखो सबसे पहले तो वो पूरी बॉडी को चलाना सीखता है, फिर देखे होंगे हाथ चलना सीखते हैं बच्चे के, फिर पैर चलना सीखते हैं बच्चे के, तो एक एक करके फिर वो भिन्न अंगों को चलाना सीखता है। कह रहा जब तक शरीर के विभिन्न अंगों तथा उनके भागों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता है तब तक उचित विकास नहीं माना जाता। बिल्कुल ऐसा नहीं है वो चलना नहीं सीख पा रहा है और केवल हाथ ही चल रहे हैं। संपूर्ण विकास तभी माना जाता है कि शरीर के समस्त अंगों के बीच सभी अंग जब काम करना स्टार्ट होते हैं तो अब इसी को हम बोलते हैं कि भाई संपूर्ण विकास हुआ, और इसी को हम समन्वय कहते हैं, ठीक है ना। सभी अंगों का देखो, अगर मैं हाथ से इशारा, दिमाग इशारा कर रहा है कि हाथ चलाइए तो हाथ चल रहा है, पैर का कर रहा है तो पैर चल रहा है, मुंह चलाइए तो मुंह चलना स्टार्ट, इसी कहते हैं कि भाई सभी अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन है और शरीर का संपूर्ण विकास हो चुका है। कह रहा विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल एवं सहज बनाता है। बिल्कुल जब इनमें एकीकरण हो जाता है तो गति आसान हो जाती है, सरल हो जाती है और सहज हो जाती हैं, ठीक है ना। इसी के साथ नेक्स्ट कह रहा है सातवां और अंतिम वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्य क्रिया का सिद्धांत। किसका, वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरमेंट। कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम, वातावरण की परस्पर अंत्य क्रियाओं का परिणाम होता है। बिल्कुल जिस पर एनवायरमेंट में बच्चा रह रहा है उसके बीच जो अंत्य क्रिया होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। मरुस्थलीय प्रदेशों में अलग तरीके से होगा, ठंडे प्रदेशों में अलग होगा, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अलग होगा, बारिश वाले प्रदेशों में अलग तरीके से होगा, ठीक है ना। तो वह एक एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है केवल वंशानुक्रम क्रम और केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखना, केवल ये भी नहीं कर सकते कि भाई जेनेटिकली और केवल जो एनवायरमेंट है वही करेगा। कह रहा वरना दोनों अंतः क्रियाओं के द्वारा विकास की दिशा गति का नियंत्रण होता है। केवल एक नहीं कि केवल कहो कि भाई वंशानुगत क्रम में ही होगा, बिल्कुल नहीं, या केवल कहो पर्यावरण से ही होगा, बिल्कुल नहीं। ये जेनेटिकली भी जरूरी है और एनवायरमेंट, दोनों को एक साथ लेकर ही विकास क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कह रहा वास्तव में वंशानुक्रम उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं होता। बिल्कुल वंशानुक्रम जो है भाई एक निश्चित, कई बार रेयर केस में तो मैं नहीं कह रहा हूं, कई बार जैसे मान लो किसी के परिवार में लंबी हाइट वाले लोग हैं तो वही नहीं मिलेंगे, नॉर्मल हाइट वाला कोई रेयर केस में मिलेगा, तो एक निश्चित सीमा भी हो जाती है उसकी, ठीक है ना। तो किसी का कई देखा हो, किसी की आंख है, किसी का मुंह,
जेनेटिकली पारिवारिक एक जैसे होते हैं, तो यही तो एक निश्चित वो होता है। कह रहा आगे बालक का विकास करना संभव नहीं, उससे आगे आप नहीं कर सकते। कह रहा जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास को अवसर तथा संभावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे वंशानुक्रम, देखो इन्वायरमेंट के माध्यम से चीजों को थोड़ा चेंज किया जा सकता है, आनुवांशिकली नहीं होगा, ठीक है ना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। कह रहा अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण क्या हो जाता है, निष्फल है। कह रहा अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद अगर वातावरण, देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। कह रहा है अगर वंशानुक्रम अच्छा है और वातावरण दूषित है तो बालक को कुपोषण या गंभीर रोगों का शिकार करना पड़ेगा। कितने भी बढ़िया वंशानुक्रम का बच्चा क्यों ना हो, अगर आपने गंदगी वगैरह कहीं पे भी रखना स्टार्ट कर दिया तो निश्चित रूप से वो कुपोषित हो जाएगा, मालन्यूट्रिएंट हो जाएगा। कह रहा तथा उसकी जन्मजात योग्यता को कुंठित कर सकता है। बिल्कुल, जो भी मान के चलिए मैं बहुत अच्छा पढ़ने वाला हूं और मैं बहुत गंदे माहौल में चला गया तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, विकास प्रभावित होना ही होना है। मैंने कितना भी अच्छा क्यों ना सीखा हो, साल में 2 साल में 10 साल में मैं उससे प्रभावित जरूर होऊंगा। यही बोलना चाह रहा है 7वां सिद्धांत। तो वंशानुक्रम और एनवायरमेंट के बीच भी दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। यही थे कुछ वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो मैंने 7 सिद्धांत आपको पढ़ाए थे वृद्धि और विकास के, ठीक है ना, जिनमें हमने पहला जो पढ़ाया था आपको वो पढ़ाया था निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा पढ़ाया था, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है ना। दूसरा जो मैंने पढ़ाया था आपको वो व्यक्तिगतता का सिद्धांत। कई बार ये पूछ ही लेता है कि विकास के कितने सिद्धांत होते हैं। फिर परमार्जितता का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया। फिर निश्चित एवं पूर्वकथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत पढ़ाया। साथ ही साथ फिर मैंने आपको 5th जो पढ़ाया वो पढ़ाया समान प्रतिमान का प्रतिरूप, ठीक है ना। और इसके बाद में जो 6 पढ़ाया वो समन्वय का सिद्धांत, और 7वां जो पढ़ाया था वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत पढ़ाया था। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से क्लास को शेयर सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें। और ये क्लास जो केवल सीटेट तक ही लिमिटेड नहीं है, सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए, अन्य स्टेट टेट के लिए, साथ ही साथ बीएड में और डीएलएड में भी ये क्लासें आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद साथियों।